नमस्कार। आप सभी का हम अपने YouTube चैनल स्टडी वे में स्वागत करते हैं और इसी आशा के साथ ये क्लास प्रारंभ कर रहे हैं भी आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनों को स्वस्थ रखिए। स्टडी का माध्यम जो है वो हमने आपके बीच में बना दिया है। स्टडी वे के माध्यम से आप अपनी लगातार पढ़ाई सुचारू रूप से रख सकते हो। हम लास्ट क्लास के अंदर भारत की ज्योग्राफी से भारत के सामान्य परिचय के पॉइंट को उठाया था और हमने देखा था भारत की विश्व में स्थिति, किन अक्षांशों में, किन देशांतरों में, भारत का खुद का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, भारत की लंबाई, भारत की चौड़ाई, ये सारी चीज़ें हम कल के दिन में अध्ययन कर चुके हैं। और कल की लास्ट क्लास के अंदर जैसे मैंने प्रश्न छोड़ा था कि भारत में सर्वप्रथम सूर्य उदय कहाँ होता है और भारत में सर्वप्रथम सूर्य अस्त कहाँ होता है। कुछ बच्चों के रिप्लाई आए हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जो क्लास के एंड तक पहुँचे हैं उन्होंने तो किया है, जो नहीं पहुँचे हैं वो बीच में ही रह गए। तो कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर भी दिए हैं कि भारत में सर्वप्रथम सूर्य उदय जो होता है वो कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत में सर्वप्रथम सूर्य उदय कहाँ होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में। या मैं अगर ये बात करूँ ना, भारत हो चाहे राजस्थान हो, भारत का पूर्वी पॉइंट अरुणाचल प्रदेश है और राजस्थान का पूर्वी पॉइंट धौलपुर जिला है। तो सबसे पहले सूर्य उदय पूर्व में होता है और सबसे बाद में, सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में, भारत में। और सबसे बाद में कहाँ होगा, ये जो हमारा पॉइंट था यहाँ पर, कौन सा, गुजरात। भारत में सर्वप्रथम सूर्य उदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और भारत में सर्वप्रथम सूर्यास्त कहाँ होता है, तो सूर्यास्त की अगर बात करें, एक बात ध्यान रखना, कुछ बच्चों ने आंसर एक गलत दे रखा है, वो ये था सूर्य उदय जहाँ पर सर्वप्रथम होगा ना, सूर्यास्त भी सर्वप्रथम वहीं पर होगा। ये बात ध्यान रखना। अरे भाई इस चीज़ को समझे क्या आप? देखो, जहाँ पर सूर्य सबसे पहले निकलेगा ना, वहीं पर सूर्य सबसे पहले डूबेगा भी, वहीं पर अस्त भी सबसे पहले होगा। और जहाँ पर सूर्य सबसे बाद में अस्त होगा, वहीं पर सूर्य बाद में क्या होगा, सूर्य अस्त भी होगा, समाप्ति भी वहाँ पर नहीं। जहाँ पर लेट निकलता है वहीं पर अस्त लेट होगा, ये ध्यान रखना। ये कल के मेरे जो प्रश्न थे, बच्चों ने जो पूछे थे, अभी हम इनकी बात करेंगे। कुछ बच्चों का प्रश्न था कि सर सूर्य उदय में फर्क कितना है, हम कैसे निकाल सकते हैं, कितने टाइम का फर्क रहता है, उसकी भी मैं बात करूंगा। उससे पहले देखिएगा, कल हमने अक्षांशों की बात की थी। भारत जो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से जो 37 डिग्री 12 मिनट के मध्य फैला हुआ था, वो हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर आपको बोर्ड के ऊपर एक अक्षांश रेखा दिखाई दे रही होगी जो मेरे द्वारा बनाई गई है भी। ये जो हमारा भारत है और भारत के मध्य से एक रेखा गुजार रखी है मैंने, जिसे हमने नाम दे रखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसके बारे में हम बात करते हैं। अक्षांशों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण हमारे भारत के मध्य से गुजरने वाली ये अक्षांश रेखा। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि भारत के मध्य से गुजरने वाली, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है। तो भारत के मध्य से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है वो कौन सी है, आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। फिर हम कह सकते हैं ना कि यह भारत को 2 भागों में बांटती है। भारत को कितने भागों में, भारत को 2 भागों में बांटती है भाई। 2 भागों में कैसे, देखो बीचों से गुजरी, तो एक तो हमारा उत्तरी भारत और एक हमारा कौन सा, दक्षिणी भारत। भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, तो हमारी कौन सी रेखा हो जाएगी, ये कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 2 भागों में विभाजित करने वाली। एक बात ध्यान रखना, भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा पूछ जाती है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। वहीं पर अगर यही प्रश्न पर्वतमाला से है तो राजस्थान को तो 2 भागों में बांटने वाली पर्वतमाला है अरावली। वहीं पर भारत को 2 भागों में बांटने वाली जो पर्वतमाला है वो है विंध्याचल पर्वतमाला। पर्वतमालाओं से अगर ये प्रश्न आ रहा है तो आप नोट और विशेष में कहीं पर लिख सकते हो, भारत को 2 भागों में बांटने वाली जो पर्वतमाला है वो कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। और राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली जो पर्वतमाला है वो कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा जब पूछी जाती है तो वो कौन सी है, कर्क रेखा है। अब मेरी बात सुनिए, तो फिर आता है नेक्स्ट, क्या कर्क रेखा का विस्तार भारत के कितने राज्यों में है। तो अब हम क्या कहते हैं, भारत के 8 राज्यों में कर्क रेखा क्या
है विस्तार है। भारत के 8 राज्यों के अंदर कर्क रेखा का क्या है विस्तार है। अगर हम 8 राज्यों की बात करते हैं तो हमारा गुजरात के बाद में राजस्थान, फिर एमपी आ जाता है, फिर छत्तीसगढ़ राज्य है, झारखंड है, इसके बाद में पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, और त्रिपुरा के बाद में बात करें तो मिजोरम राज्य है। अगर हम इस प्रकार से देखते हैं तो ये भारत के 8 राज्य इस पे हैं। गुजरात राज्य, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान के बाद में एमपी, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हम यहाँ पर अगर नोट करने चाहें तो सबसे पहला हमारा राज्य कौन सा है गुजरात। गुजरात के बाद में अगर बात करें तो राजस्थान, ठीक है, गुजरात और राजस्थान, राजस्थान के बाद में आपका एमपी, फिर आपका यूपी, फिर आपका यूपी कहाँ एमपी, एमपी के बाद में कौन सा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड से आगे निकलोगे तो आपका पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा और अंतिम में मिजोरम। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हमारे कौन सी रेखा पे आ जाते हैं कर्क रेखा पर। अब सुनना, कर्क रेखा के एक प्रश्न आता है कि कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार भारत के किस राज्य में है। तो कर्क रेखा के सर्वाधिक विस्तार की जब बात करते हैं तो कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार भारत के अंदर अगर किसी राज्य में है तो वो कौन सा है एमपी। भारत में सर्वाधिक विस्तार कर्क रेखा का किस राज्य में है मध्य प्रदेश में। और न्यूनतम विस्तार कहाँ है तो न्यूनतम विस्तार किस राज्य में है राजस्थान के अंदर क्या है न्यूनतम विस्तार माना जाता है। यहाँ तक आप अच्छे से ध्यान रखना। अब कुछ बच्चे राजस्थान की भी ज्योग्राफी हमारी है रीट के एग्जामों में, जो रीट राजस्थान लेवल की तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो राजस्थान का थोड़ा सा देखिए। राजस्थान के अंदर कर्क रेखा जो है, वैसे तो मैं आपको अलग से पढ़ा चुका हूँ राजस्थान की क्लासों में। राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से होकर गुजरती है। एक तो आपका डूंगरपुर जिला आता है और दूसरा कौन सा है इस पर बांसवाड़ा जिला है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से राजस्थान के गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ तक क्या पढ़ रहे हैं कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, भारत को 2 भागों में बांटती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिनमें गुजरात है, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। फिर हमने क्या कहा कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार, तो सर्वाधिक विस्तार में हमने क्या कहा एमपी के अंदर, और न्यूनतम विस्तार किस राज्य में राजस्थान में। ऐसे ही हमसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक राजधानी कौन सी है। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक राजधानी, और नजदीक राजधानियों में अगर देखें गुजरात की, जैसे राजस्थान की राजधानी जैसे जयपुर है, एमपी की बात करते हैं, चाहे आप आगे चले जाओ एमपी के बाद में आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी की राजधानियां अगर आपको पता है तो सबसे जो नज़दीक राजधानी मानी जाती है वो कौन सी है। आप आंसर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। सबसे नज़दीक राजधानी, ये तो मैंने लिख ही दिया, रांची। चलो, सबसे नज़दीक जो राजधानी है वो कौन सी है रांची है। और सबसे दूर राजधानी, सबसे जो दूर राजधानी है वो राजस्थान की राजधानी, और राजस्थान की राजधानी कौन सी है जयपुर। कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी कौन सी है तो जयपुर है। और कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित राजधानी कौन सी है तो रांची को माना जाता है। जो झारखंड की राजधानी है रांची, इसे सबसे नजदीक माना जाता है। ऐसे ही गांधीनगर को भी माना गया है। एमपी की जो नजदीक राजधानी पड़ती है गांधीनगर, अगर ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अगर आपको रांची दे रखा है तो रांची होगा, रांची नहीं है तो फिर ये आपकी गांधीनगर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो ये तो हो गया हमारे भारत के अंदर कर्क रेखा का विस्तार। भारत के कितने राज्यों में 8 राज्यों में, सर्वाधिक कहाँ तो एमपी में, न्यूनतम कहाँ तो राजस्थान में। नज़दीक राजधानी रांची है तो दूर है जयपुर राजस्थान की राजधानी कर्क रेखा से। अब मेरी बात को आगे सुनिए, इसी रेखा को लेकर हमसे और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। चलिए भाई देखिएगा, अगर हम बात करें इस कर्क रेखा की तो इस कर्क रेखा के ऊपर जो सूर्य है वो 21 जून के दिन, कब 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। जैसे कि मैं ये कहूँ, इधर बना लेता हूँ, ये हमारी क्या है कर्क रेखा है, और कर्क रेखा के ऊपर जो सूर्य है ये हमारा क्या आ गया सूर्य। और सूर्य किस दिन कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो वो दिन कौन सा होता है 21 जून का दिन होता है। 21 जून को सूर्य सीधा कहाँ चमकेगा कर्क रेखा पर।
तो सूर्य की सीधी किरणें यानी लंबवत जो हमारी हम कहते हैं सूर्य की सीधी किरणें, कर्क रेखा जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ पर सूर्य की क्या पड़ेंगी, सीधी किरणें पड़ेंगी। यानी जहाँ से ये जो कर्क रेखा गुजर रही है यहाँ से सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं पूरे भारत के अंदर। हमने कहा ये कर्क रेखा भारत के मध्य है, यानी इस दिन भारत के अंदर संपूर्ण भारत में सूर्य सीधा चमकने की वजह से भारत का सर्वाधिक गर्म दिन भी इसे माना गया है। भारत में सर्वाधिक गर्मी मानी जाती है इस दिन, क्योंकि सूर्य बिल्कुल भारत के मध्य में उसके ऊपर सीधा चमक रहा होता है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। ये जो दिन होता है ना 21 जून, इसी दिन को हम कहते हैं कर्क संक्रांति। इसी को हम क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कर्क संक्रांति कब मनाई जाती है, तो 21 जून के दिन ही मनाई जाती है। ध्यान रखना, इसी 21 जून को योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी 21 दिवस को क्या मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है। अब सूर्य सीधा भारत के अंदर चमक रहा है, तो ये ध्यान रखना, यह भारत का सबसे बड़ा दिन होता है। यह भारत का क्या है, सबसे बड़ा दिन होता है भाई। 21 जून भारत का क्या है, सबसे बड़ा दिन होता है। और दिन बड़ा है तो रात कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इस दिन भारत की सबसे छोटी रात होती है। भारत का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो यही 21 जून है। और दिन बड़ा है तो रात ऑटोमेटिक क्या हो गई है, छोटी हो जाती है। अब मेरी बात को सुनो, भारत कल ही मैंने आपको बताया था कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। भारत कौन से गोलार्ध का हिस्सा है, उत्तरी गोलार्ध का। तो उत्तरी गोलार्ध का भी ये क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का भी सबसे बड़ा दिन है, भारत का भी सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में तो भारत आता है और भारत में तो अपना राजस्थान है। तो राजस्थान का भी सबसे बड़ा दिन कौन सा है, 21 जून है। और 21 जून बड़ा है तो रात क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी ना। इसी 21 जून को सूर्य सीधा किस रेखा पर चमकेगा, कर्क रेखा पर। ध्यान रखना, इसी 21 जून को क्या बनाते हैं हम, कर्क संक्रांति के रूप में मनाते हैं। इसी 21 जून को हम योग दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये हमारे कर्क रेखा को लेकर बनने वाले प्रश्न हैं सारे के सारे। चलिए भाई, अब इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो ये तो हमारी हो गई कर्क रेखा। ठीक है, अब भारत का जो समय जोन है, भारत का जो समय जोन है वो हमारा कहाँ से चलता है। अगर हम बात करते हैं भारत के समय जोन की, तो भारत का जो समय जोन है उसका देखिए, ये नक्शे के अंदर थोड़ा हम इसको इस प्रकार से, ये जो पॉइंट है इनको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। देखो, अगर हम कहें यहाँ पे हमारा ये एमपी का विस्तार, एमपी के बाद में इधर हमारा झारखंड का विस्तार, झारखंड के बाद में इधर हमारा छत्तीसगढ़, और यहाँ पे जाकर पश्चिम बंगाल को कर दो। जो हमारी रेखा, हम किसकी बात कर रहे हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये हमारे इस प्रकार से होती हुई भारत के अंदर से गुजरती है। और इसी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का क्या चलता है, समय चलता है। इस रेखा को मैंने नाम क्या दे दिया, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, या इसे ही हम कह देते हैं भारतीय समय जोन, भारतीय समय जोन रेखा, जो आपने पढ़ा भी होगा कब, यूपी के नैनी नामक स्थान से, इलाहाबाद नामक स्थान से होकर ये रेखा गुजरती है। अगर हम बात करते हैं इस रेखा पर, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहला जो हमारा राज्य आता है उस पर, वो है यूपी। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। जो प्रथम हमारा राज्य है वो कौन सा है, यूपी। यूपी के बाद में ये जाती है एमपी में। एमपी के बाद में अगर बात करें तो झारखंड में, कहाँ पर, झारखंड। हमारा यूपी आ गया, यूपी के बाद में हमारा एमपी, एमपी के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में अगर हम बात करें तो हमारा उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में आपका आंध्र प्रदेश। भारत के इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, सॉरी झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़। एमपी के बाद में आपका कौन सा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में आपका चौथा अगर हम ले तो कौन सा, उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद में हमारा कौन सा, आंध्र प्रदेश। इन भारत के 5 राज्यों से होकर ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है, जहाँ से भारतीय समय जोन चलता है। यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जिससे भारत का समय मापा जाता है, वो भारत के 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। हमारा प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है कि देखिए
एक तरफ तो हमारी कौन सी आ रही है 23.5 डिग्री रेखा, एक तो हमारी कौन सी है 23.5 डिग्री जिसको हमने कर्क रेखा कहा, एक हमारी क्या है 82.5 डिग्री रेखा जिसको हम भारतीय समय जोन कहते हैं। अब आपसे प्रश्न ये पूछ लेगा कि दोनों ये जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, हमारा आंसर क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये ध्यान रखना कि भारतीय समय जोन व भारतीय कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ किस राज्य में काटती है, तो हमारा आंसर क्या हो गया छत्तीसगढ़ हो गया। इसी प्रकार से सुनिएगा, आपसे पूछ ले कि 23.5 डिग्री व 82.5 डिग्री भारत के किन दो राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के किन दो राज्यों से, मतलब क्या है कि देखो कर्क रेखा भी एमपी से गुजरती है और 82.5 डिग्री भी एमपी से गुजरती है। इसी प्रकार से कर्क रेखा भी छत्तीसगढ़ से गुजरती है और 82.5 डिग्री भी कहाँ से गुजरती है छत्तीसगढ़ से गुजरती। तो ध्यान रखना एमपी व छत्तीसगढ़ ये भारत के दो वो राज्य हैं जहाँ से दोनों रेखाएं गुजरती है। दोनों से मेरा क्या मतलब है 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा और 82.5 डिग्री यानी भारतीय समय जोन गुजरता है। अब आप एक लाइन पढ़ते हो कि भारतीय जो समय है वो विश्व के समय जोन से, विश्व के समय से कितने घंटे आगे चलता है 5.5 घंटे आगे चलता है। ये शब्द लिखा हुआ आता है कि भारत का समय विश्व से 5.5 घंटे आगे है, यानी ग्रीनविच जो लंदन से गुजरती है ग्रीनविच, उस ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चलता है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये ऐसा क्यों है। अब समझना ये ऐसा क्यों है कि अभी ये जो समय जोन है हमारा 5.5 घंटे लंदन से आगे कैसे है। एक बात को यहाँ पर समझने की कोशिश करना। देखो भाई, जैसे मैं ये कहूँ ये हमारा क्या है विश्व, और इसी विश्व के अंदर जो आपने पढ़ी ये कौन सी रेखा थी 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको हमने ग्रीनविच कहा, यहाँ से विश्व का समय चलता है। अब देखो टोटल विश्व में कितनी देशांतर है 360 देशांतर है। विश्व दो भागों में बंट गया, इस 0 डिग्री ने दो भागों में बांट दिया, इधर और इधर। अब दो भागों में हम इनको बांट दिए तो कितनी होगी 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हो गई, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, यानी 180 डिग्री देशांतर तो यहाँ पे है इस प्रकार से, और 180 ही आपकी इस गोलार्ध में है। ये जो जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं, ये जो 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, इन्हें तो हम कहते हैं पश्चिमी देशांतर रेखा, और ये जो 180 है इन्हें हम क्या कहते हैं पूर्वी देशांतर रेखा। ये मैंने कल ही आपको बताया था, ठीक है ना। अब सुनो, जैसे कि मैं ये कहूँ ये हमारा सूर्य है, ये हमारा क्या है सूर्य जो 0 डिग्री के ऊपर है। सूर्य अगर किसी भी देशांतर की हम बात करते हैं तो सूर्य अगर हम बात करें, देखो सूर्य अगर हमारा 1 डिग्री पश्चिम देशांतर पर जाए, यानी सूर्य जब भी पश्चिम में 1 देशांतर को क्रॉस करेगा, सुनना ये बड़ा क्लोजली, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जब भी सूर्य 1 देशांतर पश्चिम की ओर क्रॉस करेगा तो उसके समय में 4 मिनट की कमी हो जाएगी। दोबारा से सुन लेना, जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि भी यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पर खड़ा है, और इसका कोई दोस्त है वो यहाँ इस स्थान पे खड़ा है, जैसे ये खड़ा है यहाँ पर। अब देखो ये इसका कोई फ्रेंड यहाँ खड़ा है, मैंने कहा इस समय यहाँ पर तो 12 बजे का टाइम है, ये दोनों एक ही समय पर दोनों जगह खड़े हैं। ये तो खड़ा है 0 डिग्री पर, और इसका जो दोस्त है वो 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर खड़ा है, पश्चिमी देशांतर में खड़ा है ये वाला इधर। अब दोनों ने एक साथ कॉल किया, ये इससे पूछ रहा है कि इसके पास इस समय कितना टाइम है 12 बजे का, और इसने यानी इस वाले ने इससे पूछा जो 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर खड़ा है, इससे पूछा भी अभी तेरे पास कितना टाइम है। तो अब देखो मैंने क्या कहा, सूर्य को 1 देशांतर क्रॉस करेगा ना तो पश्चिम की अगर जाएगा तो कितने मिनट की कमी हो जाएगी 4 मिनट की। तो ये कितने डिग्री इधर खड़ा है, ये खड़ा है 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, तो 5 × 4, क्योंकि 1 देशांतर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा 4, तो 5 देशांतरों को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा 20 मिनट का। अब टाइम बताइए हम टाइम कैसे निकालें। अब इसके पास 12 बज रहे हैं तो इसके पास इस समय क्या होगा 11:40 का समय होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि भी जब भी आप
पूर्व की ओर बढ़ोगे, जब भी आप अगर सूर्य पूर्व की ओर बढ़ेगा और एक देशांतर क्रॉस करेगा तो टाइम में 4 मिनट की वृद्धि होगी। अगर सूर्य पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और इधर जा रहा है तो एक देशांतर क्रॉस करने में उसे कितने मिनट की कमी होगी, समय में 4 मिनट की कमी हो जाएगी। यानी अब देखो आप समझो, यहाँ पर देखो भारत है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरों में है, यानी भारत यहाँ है और भारत का समय कहाँ से लिया जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। ये बात तो आप कल से सुनते आ रहे हो। अब सुनो, हमने अभी क्या कहा कि सूर्य को एक देशांतर अगर पूर्व की ओर खिसकता है तो समय में कितने मिनट की वृद्धि करनी है, 4 मिनट की। अब 82.5 डिग्री है तो सबसे पहले आप 82 को क्रॉस कर लो, 82 को गुणा किया 4 से, 4 दूनी 8 हो गया और 8 चौके कितनी हो गई, 32 हो गई। 328 मिनट तो ये हो गई सीधी की सीधी। आधी डिग्री और है तो आधी मिनटों के भी कितना कर दो, आधा कर दो, 4 का आधा किया तो कितना हो गया, 2। अब इनको काउंट करो कितनी होगी, 330 मिनट हो गई। कितना मिनट निकल गया, 330 मिनट। अब इस 330 मिनट को आप जब घंटों में बदलोगे तो कितने घंटे हो गए, 5.5 घंटे हो गए। ये कितने घंटे हो गए, 5.5 घंटे। अब ये हमने इसीलिए किताबों में लिखा होता है कि भारत का जो समय है, यानी भारत का जो समय जोन है वो विश्व के समय जोन से, क्योंकि विश्व का यहाँ से चलता है और भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से चल लिया गया है, इसलिए हम कहते हैं कि भारत का समय विश्व के समय से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। अगर मैं ये कहता बेटा, और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, देखो आप समझना, आपको ये चक्कर न रहे, एक उदाहरण 2 उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे कि क्या गुरुजी, ये चलो इधर है, आप ये बताइए कि अगर भारत हमारा यहाँ पे होता और भारत का समय जोन यहाँ से लिया होता, जैसे कि कोई भी रेखा मान लो आप, जैसे कि हम ये कह देते गुरुजी हमारे तो समय जोन 32.5 डिग्री और आपने आगे क्या लगा दिया, पश्चिमी देशांतर से चलता है। आपने बस समझने के लिए ये लगा लो कि भारत का समय जोन 32.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर से चलता है। अब मेरी बात सुनो, 32 डिग्री और बोल क्या रहा है, पश्चिमी देशांतर, और विश्व के समय जोन से हमें तुलना करनी है। तो सीधा सा मैंने क्या कहा, सूर्य जब भी एक देशांतर पश्चिम की ओर जाएगा इस विश्व जोन से तो 4 मिनट की उस समय में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो 32 है, 32 को आप गुणा करो 4 से, कितना आ गया, वही 8 जो कि 128 मिनट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये दिशा देखनी है। अगर वो पश्चिम बोल रहा है ना तो दिए गए समय में से कम कर दो, घटा दो, जो समय दिया हुआ है उससे कम कर दो, ठीक है ना। अगर वो हमें पूर्व बोल रहा है तो दिए गए समय में जोड़ दो वो टाइम इस विश्व जोन से। तो अब 328 मिनट को अगर आप घंटों में बदलोगे तो कितने हो गए, 2 घंटे और 8 मिनट का समय हो गया, 2 घंटे 8 मिनट। अब आप इससे घटाइए, यहाँ पर 12 बज रहे हैं, 12 से 2 घंटे 8 मिनट घटा दो, जो बच गया वो इधर आ जाएगा आपका। यानी कितना बच गया, अगर हम निकालें तो 10:42 का टाइम बच गया, ठीक है। तो वही जो चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको बेसिकली सीधी सी बात कर रहा हूँ, जब भी सूर्य 1 डिग्री विश्व की इस ग्रीनविच समय जोन से जब भी सूर्य 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर को क्रॉस करेगा तो समय में 4 मिनट की कमी होगी। वहीं पर सूर्य अगर पूर्व में 1 डिग्री देशांतर को क्रॉस करेगा तो समय में 4 मिनट की क्या होगी, वृद्धि होगी। अब भारत का जो समय है वो पूरा का पूरा कहाँ है, पूर्वी देशांतरों में है, तो भारत के समय में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये हमारी क्या हो गई, दोनों भारत की समय जोन रेखाओं से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बताई। ये तो भारत से जुड़ी हुई सामान्य परिचय, सामान्य जानकारियों की हम बात कर रहे थे। जो भारत का समय जोन है वो कौन सा है, भारत के अंदर कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कौन सा राज्य भारतीय इस कर्क रेखा पर स्थित है, नज़दीक राजधानियाँ, दूर राजधानी, वो सारा हमने पढ़ा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में हमारे लगता है वो हम छोटा सा एक पॉइंट आज के दिन में और डिस्कस कर लेते हैं, और वो क्या है कि भारतीय क्षेत्रफल को लेकर बनने वाले प्रश्न, भारत के क्षेत्रफल को लेकर बनने वाले हमसे जितने भी प्रश्न हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि भारत का कुल क्षेत्रफल है कितना, तो हम क्या कहते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्या ये सही है, हाँ जी बताइए, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अरे मत कर देना, ये किसका है, ये है राजस्थान का, ये किसका है भाई, राजस्थान का है बेटा। ध्यान रखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल है 3287
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और बच्चे, मैंने पहले इसलिए वो लिखा है क्योंकि जो राजस्थान की तैयारियां करते हैं वो राजस्थान वाला ही चेप देते हैं भारत के क्षेत्रफल में ही। ये ध्यान रखना, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये किसका है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत की अगर बात करते हैं, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां बड़ा देश है। भारत से पहले 6 देश और रह जाते हैं विश्व में। कौन से हैं? तो विश्व का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में वो कौन सा है? रूस है। दूसरा कौन सा है? कनाडा। फिर अगर हम बात करें चीन, ठीक है, फिर आपका अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद में कौन आता है? भारत। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में विश्व का ये कौन सा? 7वां बड़ा देश है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो, या तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि रुक चीन, अब आ भारत, अब आ भारत। एक सिंपल सी लाइन के अंदर हम इसको याद कर सकते हैं। रुक चीन, अब आ भारत। रूस से क्या बन जाएगा आपका? रूस। कैसे क्या बन गया? कनाडा। चीन का चीन, ऐसे अमेरिका, वैसे ब्राजील, और आ से ऑस्ट्रेलिया, और आगे आ क्या कौन सा आ गया? भारत। तो रुक चीन, अब आ भारत, यानी भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से पहले बड़े कौन से हैं? तो वो हमारे रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद में भारत है। अगर हम भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मेरी बात सुनिए, भारत के अंदर के सर कौन से भारत में थोड़ी सी पोजीशन को देखते हैं। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? हमारा राजस्थान। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? आपका राजस्थान है। राजस्थान के बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर राजस्थान के पास में ही सीमा लगता हुआ एमपी, मध्य प्रदेश। दूसरा सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत के क्षेत्रफल में बड़े राज्यों में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश। राजस्थान प्रथम स्थान पे, फर्स्ट है राजस्थान। सेकंड कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। तीसरा महाराष्ट्र है। तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत का तीसरा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। और चौथा बड़े राज्य की बात करें तो चौथा बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर यूपी जो पड़ता है। तो फोर्थ पोजीशन पर हमारा कौन सा आ जाएगा? यूपी। ये भारत के 4 बड़े राज्य कौन से हैं क्षेत्रफल में? तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का। राजस्थान के बाद में बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश। तीसरा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, और चौथा हमारा सबसे बड़ा यूपी। ऐसे ही अगर हम बात करें क्षेत्रफल को तो भारत के 4 छोटे राज्यों की अगर मैं बात करता हूं तो आप या तो ऐसे याद रख लो, अभी वर्तमान में एक लागू की थी जीएसटी, और जीएसटी लागू हुई थी, और जीएसटी ना देंगे, जीएसटी ना दे। आप सीधी सी लाइन में याद रख लो, जीएसटी ना दे। तो जीएसटी ना दे से क्या मतलब है? जी से हमें कौन सा हो गया? गोवा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कोई राज्य है तो वो कौन सा है? गोवा है। गोवा के बाद में हमारा सिक्किम। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। फिर आपका टी से त्रिपुरा। टी से क्या बनाना है? तेलंगाना नहीं बनाना है, ध्यान रखना। टी से तेलंगाना नहीं, त्रिपुरा को रखना है। और ना से आपका नागालैंड। ये भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छोटे राज्य हैं। देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र के पास में ही पड़ता है आपका गोवा। भारत का सबसे छोटा गोवा फर्स्ट पोजीशन पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्यों में। ये गोवा सबसे छोटा। गोवा के बाद में ये जो भारत का राज्य है कौन सा? सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा सबसे छोटा, सिक्किम सेकंड स्थान पे आता है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। इसके बाद में हमारा ये यहाँ पर जो राज्य पड़ जाता है त्रिपुरा।
3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा तीसरे स्थान पे आ जाता है क्षेत्रफल में सबसे छोटा। और चौथा बात करें तो यहाँ पर हमारा जो राज्य पड़ता है नागालैंड, वो भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। एक बार दोबारा से देखो कि भारत के अगर बात करते हैं तो भारत विश्व में कुल क्षेत्र एक मिनट रुकिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत रखता है तो ध्यान रखना 2.42% भाग घेरे हुए हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत तो 2.42% भाग घेरे हुए हैं। विश्व का क्षेत्रफल में 7वां बड़ा देश है। हमसे बड़े कौन से हैं तो मैंने आपको एक ट्रिक में बताया था, रुक, चीन, अब आ भारत। रूस के बाद में कनाडा के बाद में चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर हमारा भारत। ये क्षेत्रफल में 7 बड़े विश्व के देश। फिर हमने क्या पढ़ा कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है भारत के पास। वहीं पर हमने देखा भारत के क्षेत्रफल में 4 बड़े राज्य, और 4 में पहला है हमारा राजस्थान, फर्स्ट है राजस्थान, दूसरा है एमपी मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है यूपी। 4 बड़े राज्य। तो छोटों में जीएसटी नहीं देनी है। जी का मतलब गोवा सबसे छोटा भारत का राज्य, सिक्किम, जी एस से क्या लेना है सिक्किम, और सिक्किम दूसरा सबसे छोटा, टी से त्रिपुरा तीसरा सबसे छोटा भारत का, और चौथा सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा आपका नागालैंड। भारत के 4 क्षेत्रफल में सबसे छोटे राज्य और 4 सबसे बड़े राज्य। ऐसे ही हम अगर और बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, भारत में राज्यों के अलावा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश में से आपसे पूछ ले कि भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, और भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो भारत का क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब ये तो देखो बेटा, एक तो हम बात करें द्वीपों के अंदर तो अंडमान निकोबार है, और स्थलीय भाग के ऊपर अगर हम बात करते हैं, देखो जलीय भागों से अगर हम बात करें तो जलीय भागों से तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, अंडमान निकोबार है। वहीं पर जो ये हमारा स्थलीय भाग है, यहाँ पर जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वो कौन सा है, जो अभी नई यूनियन टेरिटरी बनी, यहाँ पर लद्दाख जो जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो ध्यान रखना हमारा प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, यानी ये ऑप्शन पर भी डिपेंड करेगा। अगर पूछ रहा है कि भारत का स्थलीय भागों पर, ये जो भारत का स्थलीय भाग है जहाँ पर सारे देशों के साथ सीमा लगती है, उन स्थलीय भागों पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो लद्दाख है। और जलीय भागों में सबसे बड़ा कौन सा है तो वो अंडमान निकोबार है। ये जलीय भागों में आ गया। तो भारत का सबसे छोटा, और भारत का जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। ठीक है ना। लक्षद्वीप के बाद में हमारा चंडीगढ़ आ जाता है क्षेत्रफल में सबसे छोटा। अगर हमसे पूछ रहा है क्या, केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और लद्दाख, और सबसे छोटों में लक्षद्वीप, इसके बाद में चंडीगढ़ आ जाए। ऐसे आपसे पूछ ले भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है कच्छ। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है कच्छ, और ये पड़ता है गुजरात में। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो कच्छ है, जो गुजरात में पड़ता है। ऐसे ही भारत का सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला पूछ ले तो माहे, और माहे ये जो स्थान पड़ता है ये केरल में पड़ता है। माहे केरल में पड़ता है, जो पांडुचेरी, जो पद्दुचेरी जिसको हम कहते हैं, पद्दुचेरी या पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। मेरी बातों को सुनिए, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार और लद्दाख, ये बड़े केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल में। छोटा कौन सा, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ भारत के क्षेत्रफल में छोटे। वहीं पर भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा तो कच्छ, और ये कच्छ पड़ता कहाँ है तो गुजरात में है। और भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, बड़ा तो आपका कच्छ गुजरात में, और सबसे छोटा जिला जो है वो कौन सा है, माहे। और माहे कहाँ पड़ता है, केरल में। और ये जो माहे है ये पड़ता तो केरल में है, परंतु पांडुचेरी का हिस्सा है, ये ध्यान रखना। अभी मैं आपको अलग से पढ़ा भी दूंगा इसको।
तो ये क्षेत्रफल को लेकर जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, बड़े और छोटों को लेकर, मैंने केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो, चाहे वो जिले हो, चाहे वो राज्य पूछे, चाहे वो विश्व का कुल क्षेत्रफल का, तो 2.42% है। कुल क्षेत्रफल भारत का है कितना, तो हमने कहा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है विश्व में, तो 7वां स्थान है। एक वन लाइनर प्रश्न यहीं से नोट कर लेना। एक हमसे आता है कि भारत की आकृति, हमने अलग अलग पॉइंट बनाए थे, भारत की आकृति कैसी मानी गई है, तो इसमें एक ही आंसर लिखना है, आपको ज़्यादा नहीं है। जैसे राजस्थान में तो पतंगाकार भी है, विषम कोणीय चतुर्भुज भी है, रोम्बस भी है, पर भारत की आकृति है वो कैसी मानी गई है, चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी मानी गई है, चतुष्कोणीय आकृति मानी गई है। बस आपका आंसर यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। भारत की आकृति कैसी मानी गई है, चतुष्कोणीय आकृति मानी गई है। अब देखिए, अगर हम बात करें, कितना टाइम हुआ, 35 मिनट। चलिए थोड़ा सा लास्ट में अगर हमने आज के दिन में बात करते हैं, तो देखो मैं आपको यहाँ पर आज 7 सिस्टर की ओर बात कर देता हूँ। 7 सिस्टर्स, 7 बहनें, जो हमें कल भारत की सीमाओं का जो पॉइंट पढ़ेंगे इसमें हमें काम देगी। या वैसे ही आपसे पूछ ले कि भारत निम्न में से कौन सा 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, या भारत का कौन से राज्य को पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर शामिल नहीं किया गया है, तो पूर्वोत्तर राज्य कह दें या 7 सिस्टर इनको हम कह दें, 7 बहनें कह दो या पूर्वोत्तर राज्य कह दो। अब हमारा कल के दिन में एक ही पॉइंट बचता है, भारत की सीमाएं, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा जो भी है वो कल के दिन में हम इसको टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, फिर सीमा से जुड़ी हुई विवाद को लेकर पढ़ेंगे। अब देखिए 7 सिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो 7 बहनें, जिन्हें 7 बहनें कह दो हिंदी में या 7 सिस्टर कह लो, ये 7 सिस्टर में भारत के कौन से राज्यों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो राज्य पड़ता है वो कौन सा आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश। भारत का जो यहाँ पर जो सबसे ऊपर राज्य पड़ता है ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। इसी अरुणाचल प्रदेश के नीचे उतरोगे तो हमारा राज्य है कौन सा, नागालैंड। यहाँ पर जो राज्य है वो कौन सा है, नागालैंड। नागालैंड से नीचे आते हो तो आपका जो राज्य है वो है मणिपुर। नागालैंड के नीचे जो राज्य है वो कौन सा है, मणिपुर। मणिपुर से नीचे आओगे तो यहाँ पर जो राज्य है वो कौन सा है, मिजोरम। मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम से ऊपर यहाँ निकलोगे तो यहाँ पर जो राज्य है वो कौन सा है, त्रिपुरा। त्रिपुरा। इसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर जो हमारा राज्य है वो कौन सा है, असम। यहाँ पर जो हमारा राज्य है वो कौन सा है, आसाम या असम। और बीच में एक हमारा यहाँ जो राज्य रह गया वो कौन सा है, मेघालय। ये भारत के जो 7 राज्य हैं, ये भारत के जो 7 राज्य मैंने आपको लिखे हैं, इन्हें कहा जाता है 7 सिस्टर। इन्हें क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर, या इन्हें हम कहते हैं पूर्वोत्तर भारतीय राज्य। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर भारतीय राज्य कहते हैं, या इन्हें ही हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर कहा जाता है। 7 बहनें, और 7 बहनों में कौन से शामिल हैं, तो देखिएगा अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और असम है। भारत के जो यहाँ पर इस वाले भाग में 7 छोटे छोटे राज्य पड़ जाते हैं, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर कहते हैं, या पूर्वोत्तर राज्यों का दर्जा किन राज्यों को शामिल है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि 8वीं बहन, इन 7 सिस्टर की 8वीं बहन किसे माना जाता है, तो 8वीं बहन, जिसको राज्य नहीं 8वीं बहन का, पर माना किसे गया है, तो वो 8वीं बहन का दर्जा किसे देने की बात चल रही है, सिक्किम को। इनके साथ में किसको जोड़ने की बात हो रही है, सिक्किम की। तो ये 8वीं बहन मानी जाती है इसकी। अब मेरा आपकी क्लास का अगर जो बच्चे देखेंगे वो पिछली बार की तरह प्रश्न का आंसर देंगे। मेरा प्रश्न आपसे है, भाई देखिए ये तो आपका क्या है, पूर्वोत्तर भारत है। इसको तो हम क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत। ये जो भारत आपको दिखाई दे रहा है इसको हमने क्या कहा, पूर्वोत्तर भारत। तो ये वाला जो पूरा भारत बच गया इसे हम क्या कहते हैं, शेष भारत। इसको हम क्या कह देते हैं, शेष भारत कह देते हैं। और वो आपका कौन सा है, पूर्वोत्तर भारत हो गया। मेरा प्रश्न ये है कि पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से अलग करने वाला कौन है। पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से अलग करने वाला कौन है। कमेंट बॉक्स में आप इस प्रश्न का आंसर डालोगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी।
घरों में रहिए, लास्ट में भी वही कहूँगा, भी घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। बाहर निकलने की कम ही कोशिश करो, इमरजेंसी में अगर जाना पड़े तो आप जाइए, फिर भी आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। सरकार का योगदान कीजिए इस महामारी के युग में, बहुत ही भयंकर एक सामना हम कर रहे हैं इसका। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।